अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नाजरीन, आप देख रहे हैं FB92। मैं हूं आपका मेज़बान वकार अहमद बाजवा। प्रोग्राम सदाए हयात में हम एक यूरोप के अहम इशू पर बात करेंगे। इमिग्रेशन के हवाले से पुर्तगाल में आपने देखा 1 लाख लोगों की फ़ाइलें रिजेक्ट हुई हैं और लोग 2-2 साल से टैक्स दे रहे थे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ धर्म सिंह साहब होंगे, इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नाजरीन, आप देख रहे हैं FB92। मैं हूं आपका होस्ट वकार अहमद बाजवा। प्रोग्राम सदाए हयात में आज हम डिस्कस करेंगे इमिग्रेशन के हवाले से। यूरोप में पुर्तगाल की इस कंट्री में 1 लाख लोगों की फ़ाइलें 2-2 साल से जो इल्तवा का शिकार थी वो रिजेक्ट कर दी गई हैं। और ये एक फ़ॉरेन अफेयर के हवाले से जो तारकीन वतन है इधर, उनके लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धर्म सिंह साहब, एक्सपर्ट हैं इमिग्रेशन के हवाले से। पूरे यूरोप में इनके दफातर हैं, बहुत सारे इमिग्रेशन के दफ्तर हैं और ये उनके ये CEO हैं। 20 साल से इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस रखते हैं और एक अच्छे और उम्दा शख्सियत और औसाफ के मालिक हैं। धर्म सिंह साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम साहब। धर्म सिंह साहब, आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो इलीगल इधर आते हैं और एक वक्त था कि पुर्तगाल में इलीगल और इलीगल दोनों ही बराबर दर्जे के हामिल थे। उनको रेजिडेंस कार्ड की क्यू में लगा दिया जाता था। तो 2-2 साल से लोग टैक्स भी दे रहे थे और एजेंट माफिया ने उनके फ़ाइलें भी लॉक की, जिसको कहते हैं रेजिडेंस कार्ड के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना। अब कुछ लोगों की एक लाख के करीब लोगों की फ़ाइलें रिजेक्ट हुई हैं, रिफ्यूज़ हुई हैं और ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। अब ये परेशानी की इस घड़ी में आप दियारे गैर में जो ये लोग हैं उनके साथ खड़े हैं, आप क्या कहेंगे कि इसके लिए हमें क्या इक़दामात अमली तौर पर क्या करना चाहिए और ये कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं? प्लीज़। जी, शुक्रिया बाजवा साहब, थैंक यू। आपके चैनल से आपने हमें मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी रूबरू होने का और कुछ बातें करने का। और जहां तक सवाल आपका कि पुर्तगाल के अंदर में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया है, तो सबसे पहले तो मैं बाजवा साहब ये बता दूं कि ये जो मुद्दा है इसको डीप से समझने का मैटर है, एजुकेट होने का मैटर है। पहले तो ये एक न्यूज़ है, ये कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है या कोई उन्होंने स्टैटिक्स लॉन्च नहीं किए। ये एक अखबारों की न्यूज़ है, एक मीडिया की न्यूज़ है। और उसके बाद में जहां तक बात आती है कि पेपर लॉक कराने वाले लोग जो आर्टिकल 88 में या 89 में जिन्होंने पेपर लॉक कराए थे, ये सिर्फ उनके लिए बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं ओवरऑल आर्टिकल्स पुर्तगाल के अंदर। पुर्तगाल के अंदर में लगभग 100 से ज्यादा इमिग्रेशन के प्रोविजंस हैं। ये सब उन एप्लीकेशंस की बात हो रही है, रिजेक्शंस की जहां तक बात कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा, इसमें रिजेक्शन किसको बोलते हैं? ये रिजेक्शन की स्टेटमेंट ये है, डेफिनेशन ये है कि जो लोग वॉलंटरी, जिनको आइमा ने अपॉइंटमेंट पे बुलाया वो आ नहीं पाए, उसको रिजेक्शन कंसीडर कर दिया। या फिर दूसरे वो लोग जो अभी तक अपनी आइमा की ओर से ईमेल की वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने गलती से ईमेल भेजी, आइमा ने उसको कैंसिल कर दिया, हालांकि उनके पास में फिर से मेल आएगी, तो उनको भी ये कैंसलेशन या उनको भी रिजेक्शन कंसीडर कर दिया। अच्छा, इसके बाद में वो लोग जो आइमा के पास तो गए लेकिन इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट लेके गए, तो उसको भी आपने रिजेक्शन घोषित कर दिया। हालांकि वैसे लोगों को उन्होंने 10 डेज की नोटिफिकेशन दी है। जब आपको 10 डेज की नोटिफिकेशन दी जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि विद इन 10 डेज आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करें, जो भी मिसिंग डॉक्यूमेंट हैं, या आप हमारे पास प्रेजेंट हो। तो उन्होंने ये नोटिफिकेशन जो जारी की है उसको भी कैलकुलेशन में मीडिया ने
रिजेक्शन घोषित कर दिया। तो जो एग्जैक्ट फिगर है रिजेक्शंस की वो लाखों की नहीं है, वो बहुत मिन्यूटली और बहुत माइनर सी है और बहुत तमाम तरह के आर्टिकल की है, वो सिर्फ पेपर लॉक वाले लोगों के लिए नहीं। जो ये क्लैरिफिकेशन है, जो एक र्यूमर है, इसको देख के लोग पैनिक हो रहे हैं, डर रहे हैं, तो डरने का कोई इशू नहीं है। और इसके साथ में ये भी बताता चलूं, जब आपको 10 दिन का नोटिफिकेशन मिलता है तो आपके पास एक राइट होता है आर्टिकल 128 के तहत, आप अथॉरिटी से अपना टाइम एक्सटेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं कि मैं सो एंड सो रीजन से आपके पास प्रेजेंट नहीं हो पा रहा, या सो एंड सो रीजन से मैं आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहा, चाहे वो टैक्स के डॉक्यूमेंट है, चाहे आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट है, आप दूसरी कंट्री में रह रहे थे, आप आ नहीं पाए पुर्तगाल में, तो आपके पास में 180 दिन का आर्टिकल 128 के तहत प्रोविजन है अथॉरिटी से एक्सटेंशन लेने का टाइम। और जब आप एक्सटेंशन ले लेते हो एक बार 30 दिन की, 60 दिन की, 90 दिन की, 180 दिन की, तो आपकी एप्लीकेशन उस समय तक रिजेक्ट नहीं की जा सकती, जिसमें लोग अवेयर नहीं है। आप 10 दिन का एक नोटिस दे देते हैं आईमा वाले, उसके बाद में हमारे बंदे सोचते हैं कि अगर 10 दिन में हमने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं किए तो हमारी फाइल कैंसिल हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। तो आपके पास में भी राइट है कि आप उसको काउंटर करें 10 डेज को, कि आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड अवेल करना अपनी कंट्री से, आपने कोई डॉक्यूमेंट लेके आना अपनी कंट्री से, या पुर्तगाल से डॉक्यूमेंट उनको कोई सबमिट करना है, तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है हर अथॉरिटी का, उसको कलेक्ट करने के लिए और आपको देने के लिए। तो उसके लिए आप अपना समय जो है आर्टिकल 128 के तहत अवेल कर सकते हैं। जी, एक सवाल है सर इधर, आपने जैसे फरमाया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पुर्तगाल में फाइलें तो लॉक हैं, लेकिन यूरोप के बहुत सारे दूसरे ममालिक जहाँ पर उनको जॉब है या उनके कोई रिलेटिव रहते हैं, तो वहाँ पर वो लोग काम करते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा रास्ता इमिग्रेशन में है कि वो लोग अपनी ही पुर्तगाल की गवर्नमेंट से इजाज़त लेके यूरोपियन दूसरे ममालिक में काम कर सके? और इसके साथ ये बात भी रखिए कि वो कौन सी हिफाजती इकदाम और तदबीरें हैं कि वो फाइल लॉक करने से पहले उनको ये सोचना चाहिए, इनको थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये एजेंट माफिया अगर जो अच्छा काम कर रहे हैं मदद ही कर रहे हैं, लेकिन जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं उनसे इनको कैसे बचाया जा सके, प्लीज़। जी बाजवा साहब, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा। इसमें तमाम वो लोग जिन्होंने अभी तक फाइल लॉक की है, लेकिन पुर्तगाल की अथॉरिटी ने उनको रेजिडेंसी कार्ड जो है अभी तक ग्रांट नहीं किया, और वो अगर जर्मन, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे किसी दूसरी कंट्री में जाके काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई भी दूसरी कंट्री का रेजिडेंसी या वीजा नहीं है, तो उस सिचुएशन में तो हम ये कहेंगे कि आप इनलीगल वहां पे जा रहे हो और इनलीगल वहां पे काम कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन में आपका कोई भी स्टैंड नहीं है, कोई भी आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। कल आपको उधर की अथॉरिटी पकड़ लेती है या पुर्तगाल की अथॉरिटी आपके ऊपर एक्ट करती है, तो आप इनलीगल ही कंसीडर करेंगे। उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो परिणाम हैं, आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं। अगर आप विदाउट रेजिडेंसी कार्ड, विदाउट वैलिड वीजा ऑफ यूरोप, एनी रिस्पेक्टिव कंट्री, चाहे पुर्तगाल का जाए किसी दूसरी कंट्री का, कि दूसरी कंट्री में काम कर, तमाम लोगों के पास पेपर लॉक करने के बाद वीजा जनरली एक्सपायर हो जाते हैं, तो इसका मीनिंग ये बनता है कि उनके पास राइट नहीं है दूसरी कंट्री में जाके काम करने। हाँ, अब आपके पास फर्स्ट रेजिडेंसी आ जाती है पुर्तगाल की, तो आप फिर भी जाके दूसरी कंट्री में ऑफिशियली एंड नहीं काम कर सकते जब तक आपके पास में अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट नहीं है। वो अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट क्या है? आपके पास में राइट है, प्रोविजन है, लॉ है, आपके पास चाहे फर्स्ट रेजिडेंसी है पुर्तगाल की, आप जर्मनी में जाके काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पुर्तगाल अथॉरिटी से, जो कि सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, वहां से A1 सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जब आपके पास A1 सर्टिफिकेट होता है, आप जर्मन में काम करेंगे, जर्मन के हिसाब से सैलरी हासिल करेंगे, लेकिन आपका जो टैक्स है पुर्तगाल के अंदर कंट्रीब्यूट होगा। बहुत अच्छी और बात आपका की आपने। रेजिडेंसी कार्ड पुर्तगाल की अथॉरिटी स्टैंड करेगी, और जर्मन की अथॉरिटी आपके ऊपर में किसी भी तरह का एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप पुर्तगाल की रेजिडेंसी पे A1 सर्टिफिकेट लेके
लीगल तरीके से जर्मन की कंपनी, फ्रांस की कंपनी, नेदरलैंड की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अब देखिए, आपने तो ये बहुत एक अच्छी बात यूरोपियन, बताई है। फ्रांस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुर्तगाल में भी टैक्स देते हैं और इधर भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कंट्रोल होता है, बड़े उनको प्रॉब्लम है, मेडिकली भी, रिहाइश के भी बड़े मसाइल हैं। ये उनके बहुत सारे मसले हल होंगे इससे। तो आप हाँ फ्रांस के बारे डेफिनेटली, में अगर भी जो आपकी A1 यही राय है? सर्टिफिकेट है, बाजवा साहब थोड़ा सा मेरे को और जी जी, एक्सप्लेन करने का एक्सप्लेन मौका कीजिए दीजिए प्लीज। A1 सर्टिफिकेट के जी ऊपर। जी जो ये A1 सर्टिफिकेट है, जी जी ये खाली कोई पुर्तगाल का A1 सर्टिफिकेट नहीं है। ये A1 सर्टिफिकेट जो डिजाइन किया है, जिसको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, वो यूरोपियन यूनियन की ओर से डिजाइन किया गया है। हालांकि फ्रांस की रेजिडेंसी रख के बंदा नॉर्वे में जाके काम करना चाहता है, स्वीडन में जाके काम करना चाहता है, तो वो नॉर्वे की रेजिडेंसी चाहे 1 साल की है, चाहे कितने भी समय की है, तो उसके बेस पे भी दूसरी कंट्री में काम कर सकता है। ऐसे ही पुर्तगाल में भी इसको बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, A1 सर्टिफिकेट। हर कंट्री की सोशल सिक्योरिटी की डिपार्टमेंट से इशू किया जाता है जब भी आपको दूसरी रिस्पेक्टिव कंट्री से जॉब ऑफर आता है। हालांकि आपके पास चाहे 1 साल का रेजिडेंसी कार्ड है, 2 साल का रेजिडेंसी कार्ड है, ये प्रोविजन जो यूरोपियन यूनियन की ओर से डिजाइन किया गया। तो इसका जो बहुत सारे लोग इसमें अवेयर नहीं है, एजुकेट नहीं है, वो रेजिडेंसी लेते हैं, जर्मनी में जाके डायरेक्टली काम करना स्टार्ट कर देते हैं इलीगल तरीके से। वहां पे मार्क, उनके लिए मार्क क्या पड़ती है उनको? एक तो जिस मालिक के पास काम कर रहे हैं वो उसको थ्रेट देता है कि आप इलीगल काम कर रहे हो, मैं आपको पूरी सैलरी नहीं दूंगा। और दूसरा, उनका कोई भी रिकॉर्ड कहीं पे भी कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा, कहीं भी सोशल नहीं पे रहा हो, कहीं भी टैक्स पे नहीं हो रहा। जो पीछे की रेजिडेंसी है वो भी कैंसिल होने का डेंजर है उनके लिए। जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसको अथॉरिटी में भी डेंजर है और मालिक के लिए भी डेंजर है। तो इन सब चीजों को कवर करने के लिए अथॉरिटी की ओर से A1 सर्टिफिकेट जो है डिजाइन किया गया है, जिसका हर सिटीजन, हर नॉन थर्ड कंट्री का सिटीजन या इमिग्रेंट्स एडवांटेज ले सकता है अगर वो इसके बारे में अपने आप को एजुकेट करता है। सही है, बहुत अच्छा सवाल। ये आप ये भी बताइए कि जो फैमिलीज इधर हैं या जिनके बच्चे अभी टीन एजेस हैं और उन्होंने फाइलें लोग पुर्तगाल में की हैं और बच्चे इलीगल दूसरी यूरोप कंट्री में रहते हैं, तो वो रेजिडेंस कार्ड मिलने के बाद वो कैसे उनको इलीगल कर सकते हैं पुर्तगाल में? और इसके साथ एक और सवाल है कि पाकिस्तान से लोग अपनी फैमिलीज़ को बुलाना चाहते हैं, पुर्तगाल का कार्ड है या यूरोप का है, तो वो कितना टैक्स होना चाहिए और कितना टैक्स दिया हो, इसका भी ताल्लुक कोई टैक्स से है तभी बुला सकते हैं या इसके कोई और भी लवाजमात हैं? प्लीज़। जी, बड़ा अच्छा एक सवाल है। सबसे पहले तो कि जो लोग पुर्तगाल में रहते हैं उन्होंने रेजिडेंसी कार्ड ले लिया, लेकिन उनका कोई फैमिली मेंबर दूसरी यूरोप की कंट्री में इलीगल रह रहा है, माइनर बच्चा है, पेरेंट्स हैं, स्पाउस है, कोई भी हो सकता है। अब पुर्तगाल का रेजिडेंसी कार्ड लेने के बाद आपके पास डेफिनेटली राइट तो है कि आप अपनी फैमिली को कवर कर सकते हो, लेकिन उसकी कुछ कंडीशनें भी हैं। जब आप पुर्तगाल में आती है आपकी फैमिली और आपको ज्वाइन करने के लिए, तो उनके पास में एक लीगल एंट्री का डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। अगर वो अडल्ट है, अगर वो लीगल एंट्री का डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट नहीं करता, तो आईमा इमिग्रेशन अथॉरिटी उसके बायोमेट्रिक नहीं करेगी, रिजेक्ट कर सकती है। उसके अंदर उनके पास एक प्रोविजन है, लॉ है, कि अगर आपका पर्सन फैमिली रियूनिफिकेशन करना चाहता है आर्टिकल 98.2, तो उसको डिफाइन करना होगा कि आप पुर्तगाल के अंदर में एंटर जब हुए थे तो आप लीगल हुए थे, लेकिन वो तो ऑलरेडी दूसरी कंट्री में इलीगल रह रहा है, तो वो डिफाइन कैसे करेगा? तो वहां पे उनके पास एक अथॉरिटी के पास ग्राउंड है कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट भी है, वो होना जरूरी है, उसमें आपको एजुकेट होना जरूरी है। उसमें फिर आपको डिफाइन करना होगा कि जो आपकी फैमिली मेंबर है जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं अपने साथ, वो पिछले 12 मंथ से पुर्तगाल के अंदर में रह रहा है। आपको उनके अकोमोडेशन के प्रूफ, उनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ, आपके साथ वो अकोमोडेशन में या इनकम में हर चीज में शेयर कर रहा है पिछले 12 मंथ से, तो फिर आपका जो लीगल एंट्री का पॉइंट है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, फिर आपको लीगल एंट्री देने की जरूरत नहीं है। तो उस सिचुएशंस में लोगों को आप, इन लीगल लोगों को ऐसे कवर कर सकते हो फैमिली के अंदर में।
अच्छा, जो दूसरा आपने पूछा कि जो बाहर से लोग आना चाहते हैं उसका इनकम के साथ भी कोई ताल्लुकात है। हालांकि जो यहाँ से ज्वाइन करे या कोई बाहर से ज्वाइन करे, डेफिनेटली आपकी इनकम के साथ उसका ताल्लुकात है। पोर्चुगाल में मिनिमम इनकम है 820 यूरो 2024 में। अगर आप अपने स्पाउस को ज्वाइन कराना चाहते हो तो 50% ऑफ योर इनकम आपको डिफाइन करनी पड़ेगी अपने स्पाउस के लिए, यानी कि 820 यूरो आपकी और 410 यूरो 410 यूरो आपके स्पाउस के लिए। अगर आप पेरेंट्स को बुलाना चाहते हो तो सेम उनके लिए भी 50% अमाउंट आपको दिखानी पड़ेगी, 410 यूरो। अगर आप माइनर बच्चे को बुलाना चाहते हो जो कि 18 साल से कम है, उसके लिए 25%, यानी कि 210 यूरो। तो अगर आपकी फैमिली के अंदर में एक स्पाउस आने वाला, एक बच्चा है, तो लगभग आपको 820 प्लस 410 1230 प्लस 205, ये पकड़ के चले 1435 यूरो आपको दिखाने पड़ेंगे। तो आप 3 लोगों को फैमिली में कवर कर सकते हैं, अपने आप को और स्पाउस को और एक बच्चे को। इसी तरह से मल्टीप्लाई करते चलें, जितने माइनर हैं या पेरेंट्स हैं या स्पाउस को बुलाना है तो उसके हिसाब से आप कवर कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और अहम पॉइंट मैं बता दूं आपको, आपके बच्चे की एज 18 साल से एक्सीड हो गई है, लेकिन पुर्तगाल की अथॉरिटी फिर भी आपको अलाउ करती है, आप बुला सकते हो। उसके लिए प्रोविजन है, आपको सिर्फ 2 एविडेंसेस देने हैं कि बच्चा फाइनेंशियली डिपेंडेंट है आप पे और इनकैपेबल ऑफ वर्क है। इनकैपेबल वर्क या तो मेडिकल ग्राउंड हो सकती है या बच्चा स्टडी कर रहा है। तो 26 ईयर तक भी आप बच्चे को अपने साथ फैमिली रियूनिफिकेशन में कवर कर सकते हो, पुर्तगाल में बुला सकते हो। अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने ये मामला उठाया, मुद्दा अच्छा है, लेकिन इसमें एक चीज़ और हम ऐड करना चाहेंगे कि अगर कोई बंदा बुलाना चाहता है अपनी फैमिली को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, तो वो कैसे मुमकिन हो सकता है और इसमें कितना पीरियड लगता है, टाइम कितना लग जाता है और ये प्रोसेस क्या होता है, प्लीज़। इसके लिए सर 2 प्रोविजंस हैं। एक तो अगर आपकी फैमिली यूरोप के अंदर ऑलरेडी है तो आर्टिकल 98.2 में आप इमीडिएटली आईमा से अपॉइंटमेंट लेके उनके बायोमेट्रिक कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है कि आपकी फैमिली पुर्तगाल में होनी चाहिए। उसकी जो स्पीड है वो बहुत तेज है, बहुत जल्दी है। आप जल्दी से 3-4 महीने के अंदर अपनी फैमिली को कवर कर सकते हो, रेजिडेंसी दिलवा सकते हो। लेकिन दूसरी सिचुएशन है कि आपकी फैमिली यूरोप में नहीं है या पुर्तगाल में नहीं है, आपने थर्ड वर्ल्ड कंट्री से मंगवानी है, तो उसके लिए आपको 2 प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। एक तो प्री अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको, फिर उनका वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। आप प्री अप्रूवल के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए आईएमए से, जिसमें आपका 3 से 4 महीने का समय जो लग सकता है सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने में। फिर आपको वो प्री अप्रूवल दे देते हैं 3-4 महीने के बाद, तो फिर आप अपनी होम कंट्री में वीजा अप्लाई करते हो। तो वहां पे कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि एम्बेसी के पास में अपॉइंटमेंट नहीं है, और एम्बेसी में केस सबमिट हो गया अपॉइंटमेंट लेके, तो एम्बेसी प्रोसेस टाइम लेती है अपना 6 महीने 8 महीने लेती है, तो वहां पे आपका 1 साल तक का समय जा सकता है। सो दोनों प्रोविजन में डिफरेंस ये है कि एक में आपको प्री अप्रूवल लेनी पड़ती है, एक में आपको प्री अप्रूवल नहीं, डायरेक्ट बायोमेट्रिक होंगे आपके। तो इसमें जब आप बाहर से बुला रहे हो फैमिली को, तो आपको 2 प्रैक्टिसेस करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपका ये समय जो है लगभग 1 साल का लग सकता है। अब उसको रैपिडली कैसे कर सकते हैं, तेज कैसे कर सकते हैं? तेज करने का एक ही जरिया है कि आपको जल्दी से जल्दी अथॉरिटी की ओर से अपॉइंटमेंट मिल जाए और जल्दी से वो डिसीजन दे दें। उसमें अगर आप इमरजेंसी सिचुएशंस दिखाते हो इमिग्रेशन अथॉरिटी को, तो आपके पास में राइट है कि आप क्लेम कर सकते हैं आपके केस को स्पीड अप कंसीडर किया जाए, जल्दी से डिसीजन दिया जाए, जल्दी से अपॉइंटमेंट दी जाए। तो उसके लिए अगर तो अथॉरिटी को इंटीमेशन देते हो आप, तो डायरेक्टली वो आपको एंटरटेन करते हैं बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो इमरजेंसी सिचुएशन का हवाला देते हुए। तो आपका केस जो है, जो 1 साल का समय है, वो हो सकता है 3-4 महीने के अंदर में खत्म हो जाए और आपकी फैमिली जो आपको ज्वाइन कर दे। बहुत अच्छी बात आपने बताई, इससे बहुत सारे लोग मुस्तफ़िद होंगे। तो आखिर में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो नए फ़ाइल लॉक करने वाले लोग हैं या हमारे उधर दियारे गयार से मौजूद जो लोग उधर हैं, उनको क्या करना चाहिए कि वो फ़ाइल लॉक करने में कौन से इक़दाम ऐसे उठाएं और जो कि आइंदा जाकर उनकी जो रेजिडेंस कार्ड है उसमें कुछ मुश्किलात पैदा ना हो?
तो प्लीज़ इसमें सजेस्ट कीजिए कि आप जी वो हम आप जैसे डेफिनेटली अदारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये उनके लिए बेहतर हो सकता है कि कल को वो किसी ये क्रिटिकल सिचुएशन में मुब्तला नहीं होंगे। जी बाजवा साहब, सबसे पहले तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि जो डॉक्टर है, एक नया नया डॉक्टर बना और उसके बाद में अपना क्लिनिक खोला, डेफिनेटली उसके पास डिग्री है, डॉक्टर है, वो तो ट्रीटमेंट तो करेगा, लेकिन उसके बगल में एक 20 साल से ट्रीटमेंट कर रहा लोगों की, तो डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस और इसका तजर्बा ज्यादा होगा। तो उसको इंटरनल चीजें, क्योंकि उसने हजारों ऑपरेशन किए हुए हैं, लेकिन दूसरा जो पहला ऑपरेशन कर रहा है तो उसके हाथ कांपेंगे, हालांकि वो भी डॉक्टर है, उसने सब कुछ सीखा है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस उतना। दूसरा डॉक्टर जो जिसने 20 साल से ऑपरेशन ही कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो उसके पास एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सपीरियंस है। तो मैं कहूंगा कि अवाम को, अपने तमाम इमिग्रेंट्स को जो यहाँ आ रहे हैं, किसी भी प्रोसेस में जाने से पहले सबसे पहले वो अपने आप को एजुकेट करें कि कौन सा प्रोसेस उनके लिए सूटेबल है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन वो रास्ता ही ऐसा अडॉप्ट करते हैं कि वो इतनी दूर जाके गिरते हैं, यानी कि 2-2 3-3 साल आपके खराब कर लेते हैं। सही कह रहे पेपर हैं आप। उनको लॉक करने नहीं चाहिए थे, उनका तो उनके लिए तो दूसरा रूट भी था, लेकिन उस रूट के बारे में वो एजुकेट नहीं थे, उनको बताया नहीं है, क्योंकि सारे के सारे नए डॉक्टर हैं, सारे के सारे टिकटॉक वाले डॉक्टर हैं, सारे के सारे फेसबुक वाले डॉक्टर हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले नहीं हैं। सो आप जब भी सिलेक्शन करें कंसल्टेंट की, लॉयर की, आप एजेंट कह लीजिए, इन लोगों की सिलेक्शन करते समय आप अपने आप को एजुकेट जरूर करें कि कौन सा जो कंसल्टेंट है, कौन सा जो लॉयर है, अथेंटिक है और लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सपीरियंस के साथ हमें बातें कर रहा है, और ग्रीडी नहीं होना चाहिए। सबसे बात बड़ी है कि जब आप अपने पेशे में, आप कोई भी काम कर रहे हो, सबसे पहला पहला हो कि आप अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को जो उसकी नीड है, क्लीन और पारदर्शिता के हिसाब से समझते हुए, बताते हुए, सेकेंडरी पार्ट जो है पैसे का रखें। पैसा आपका ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, वो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, लेकिन पहला सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन, करेक्ट वे, क्योंकि वो आपके पास आया है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अगर हम पैसे के लालच में उसको 20 रुपए मैंने बचाने थे, उससे कमाने थे, लेकिन उसका लाखों का करियर, उसकी लाखों की लाइफ स्पाइल कर दी। तो इस चीज का जहन में जरूर रखें कंसल्टेंट लोग, और साथ में जो एडवाइजरी सर्विसेज लेने वाले लोग, कि वो किस कैटेगरी के कंसल्टेंट को या इमिग्रेंट एक्सपर्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर वो इन चीजों का ध्यान रखते हैं, एजुकेट होके सर्विसेज लेते हैं, तो वो अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जाएंगे, जल्दी से लीगलाइज हो जाएंगे, जल्दी को फैमिलीज को बुला पाएंगे, और जो बेनिफिट्स, जो बेटर लाइफ के लिए आए हैं, उसका जो एडवांटेजेस है, ये सबसे बड़ी लेते बात रहेंगे। कि उनका ये काम लीगल तरीके से हो जाएगा और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा। किसी ऐसी जी डिजास्टर वाली सूरत हाल से दो चार नहीं होंगे। जो 1 लाख से जी ऊपर अभी हमने बताया, वो ये मुख्तलिफ जी केसेस हैं। तो आपके लिए अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है कि जाहिर की आंख से ना करे तमाशा कोई, हो देखना तो दीदा है दिल वाह करे कोई। वाह मतलब वाह, आप जिस तरह क्या के बात। बंदे हैं ना, जिस तरह आपने लोगों की मदद की है और जिस तरह का आपने काम किया है, 20 साल से आप कर रहे हैं, और ये डिपार्टमेंट वाले भी आपको जाहिर है कि आप जाते हैं, विज़िट करते हैं, आपको 20 साल से लोग जानते हैं यूरोप में, एक बड़ा नाम है आपका। तो उस हवाले से मैं सजेस्ट करूंगा लोगों को कि बजाय इधर उधर के एजेंटों से आप ताल्लुक़ रखें। आपको चाहिए कि धर्म सिंह साहब से रब्ता कीजिए। ये आपके फ्यूचर का मामला है, किसी इस तरह की सूरत हाल से दो चार ना हो। कुछ कहना चाहते हैं धर्म साहब? बाजवा साहब, जी सर। जी बाजवा साहब, एक छोटा सा टॉपिक है जी जो शायद हम इस सेशन में तो ना कवर कर पाएंगे, जी लेकिन मैं आपको हाईलाइट करूंगा। कभी फिर मौका मिला, आपका चैनल अगर हमें कभी फिर मौका देगा तो हम उसके ऊपर बात रखेंगे। पोर्चुगाल के अंदर में या यूरोप के अंदर में पेंशन्स के बेनिफिट्स लेने की बात करेंगे। तो लोग 5 साल पोर्चुगाल में काम तो करते हैं, हाँ जी अचानक छोड़ के चले जाते हैं दूसरी कंट्री में, जी तो जी। क्या वो पेंशन लेने का हक रखते हैं? हाँ वो अगर पेंशन लेने का हक रखते हैं तो उनको कितनी पेंशन मिलेगी?
सो किसी दिन इस टॉपिक के ऊपर भी हम आपके चैनल पे बात करेंगे, डिबेट करेंगे, और लोगों के हक के लिए जो उन्होंने अरसे अरसे टैक्स पे किया और सडन छोड़ के चले गए, तो उसका क्या? क्योंकि वो टैक्स नहीं है, उन्होंने सोशल कंट्रीब्यूशंस पे किया, उन्होंने इंश्योरेंस पे किया है, तो वो कैसे वापस लें उसको, सही, बहुत अच्छा। और कितना वापस मिल सकता है उनको? नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। ये 50,000 यूरो से ऊपर लोगों ने पे किया होता है टैक्स, और उसके बाद वो 5 साल के अरसे के बाद वो नेशनैलिटी 8 साल में तकरीबन 6 साल में मिलती थी, और वो दूसरी यूरोपियन कंट्री में सेटल हो चुके होते हैं, और उधर वो पलट कर कभी नहीं देखते। तो ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, इस पर हम बात करेंगे। तो धर्म सिंह साहब इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त इतना ही था, लेकिन आपकी बातें नाजरीन को जोड़े रखती हैं, और नेक्स्ट वीक हम आपसे प्रोड्यूसर साहब से मैं टाइम ले लेता हूं, तो नेक्स्ट वीक रखेंगे आपका प्रोग्राम। शुक्रिया। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ जनाब, ये थे हमारे धर्म सिंह साहब, और इस प्रोग्राम में इमिग्रेशन के हवाले से जो इन्होंने बातें की, ये हमारे जो इधर कानूनी और गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम है लोगों की मदद के लिए हैं, और ये हम उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, और आपका साथ देंगे, आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। आइंदा फिर हम मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।